हाय स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है AJIS एकेडमी पर। मैं हूं पवन धनगर और आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी इन एंशिएंट इंडिया, या फिर क्या है कि साइंस जो था प्राचीन भारत का विज्ञान था या जीव विज्ञान था, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि जीव विज्ञान जो था किस लेवल पर था, क्या क्या स्टडी वहाँ पर हो चुकी थी, ठीक है, और किन किन लोगों ने इस फील्ड में काम किया और क्या क्या नॉलेज था जो आज के नॉलेज, और उन दोनों को हम कंपेयर करके भी देखेंगे। ठीक है, चलो तो हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो बायोलॉजी के बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हमें पता है बायोलॉजी क्या है, साइंस का एक ब्रांच है हमारा। साइंस की ब्रांच है बायोलॉजी, ठीक है। बायोलॉजी को हिंदी में कहा जाता है जीव विज्ञान, मतलब जीवों का विज्ञान, ठीक है। यह वह शाखा है या ब्रांच है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जीवित चीज़ों की स्टडी करते हैं। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी हम स्टडी करते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो या फिर एनिमल हो, पेड़ पौधे हो या जीव जंतु हो, उनकी हम अध्ययन जो है इसके अंदर करते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि इसके अंदर क्या किया जाता है, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस in which study about living organism, ठीक है, मतलब जीवित पदार्थों की या जीवित प्राणियों की हम इसके अंदर अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो बायोलॉजी एक साइंस का ब्रांच है जिसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, जीवित चीज़ों की स्टडी की जाती है। इसके अंदर जीवों का, जीव कोई से भी हो, पेड़ पौधे हो, जीव जंतु हो, कीड़े मकोड़े हो, बैक्टीरिया हो, वायरस हो, जिसमें भी लाइफ है, ठीक है। अब लाइफ का मतलब कि जो सिम्टम्स होते हैं लाइफ के, जैसे खाना खाना, ठीक है, रिप्रोडक्शन करना, ग्रोथ करना, ये सारी चीज़ें जिसके अंदर होती है हम कहते हैं कि वो जिंदा है या उसमें जीवन है। तो उसी जीवन का अध्ययन इस विज्ञान की इस शाखा के अंदर हम करते हैं, ठीक है। फिर इस बायोलॉजी की दो ब्रांचेस हैं, बॉटनी और जूलॉजी। बॉटनी और जूलॉजी। बॉटनी मीन्स क्या होता है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, प्लांट्स की स्टडी करते हैं। बॉटनी मतलब वनस्पति शास्त्र, जिसके अंदर हम वनस्पतियों का मतलब पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। और जूलॉजी मतलब होता है जंतु विज्ञान, जिनके अंदर हम बैक्टीरिया से लेकर और बड़े से बड़े एनिमल्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो जीव विज्ञान मतलब बायोलॉजी, इसकी दो शाखाएं हैं, वनस्पति शास्त्र मतलब बॉटनी और जूलॉजी मतलब जंतु विज्ञान। इसमें हम A to Z सारे एनिमल्स के बारे में बात करेंगे, उनका क्लासिफिकेशन वगैरह भी होता है, बहुत इसमें डिटेल में जाने की हमें ज़रूरत नहीं है। और उसी तरह प्लांट्स के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी हम इसके अंदर बात करने वाले हैं, ठीक है। तो ये तो हमने बायोलॉजी की बात की कि भाई बायोलॉजी जो होती है वो क्या होती है। अब हम बात करते हैं कि बायोलॉजी प्राचीन भारत में, ठीक है, एंशिएंट इंडिया में इसकी क्या स्थिति थी, लोगों को इसके बारे में कितना नॉलेज था, और कौन कौन से एनिमल्स नॉन थे, प्लांट्स थे, ठीक है, और क्या क्या प्रोसेस होती थी। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्राचीन भारत जो था हमारा, वो हमेशा से ही समृद्ध माना जाता है, ठीक है। सोने की चिड़िया हम बोलते हैं प्राचीन भारत को। तो ना केवल धन धान्य से संपन्न था, मतलब पैसा बहुत था यहाँ पर, और दूसरी चीज़ ज्ञान, विश्व गुरु कहा जाता है भारत। क्यों? क्योंकि उसके पास सारी चीज़ों का नॉलेज था जो कि वो दुनिया को भी डिस्ट्रीब्यूट करता था। मतलब कि हमारे जो वेद हैं, शास्त्र हैं, ठीक है, अब जनरली लोगों को इनमें इंटरेस्ट नहीं होता है और उनको ये लगता है कि भाई इन वेदों में केवल भगवान की कथाओं और उन्हीं के बारे में होगा, बट नहीं, ये जो वेद थे ये एक्चुअल में क्या थे, ये एक विज्ञान की संहिताएं होती थी जिनके अंदर हम विज्ञान की सारी जो भी चीज़ें उन लोगों ने डिस्कवर की थी या जो भी चीज़ें उन लोगों को पता थी वो उसमें लिखते थे, ठीक है। और साथ में भगवान से रिलेटेड भी सारी बातें उसी में होती है। तो वेदों शास्त्रों में या उपनिषदों में या अलग अलग जो हमारे ऋषि मुनि थे, उन लोगों ने जो अपने ग्रंथ लिखे थे जिन्हें हम संहिता कहते हैं, उन संहिताओं में अनेक प्रकार के, ठीक है, आविष्कारों से लेकर
जीव विज्ञान, जीव जंतुओं से लेकर कई तरह की ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आज के टाइम में हमें अब पता चली है। हमारे जो मॉडर्न साइंटिस्ट हैं वो लोग उन लोगों ने उन चीज़ों के बारे में हमें अब बताया है, जबकि ये चीज़ें बहुत पहले से, हजारों साल पहले ही हमारे जो ग्रंथ हैं उनमें लिखी रखी है। ठीक है, ये बात अलग है कि आजकल उनको पढ़ा नहीं जाता और इसीलिए लोग समझते हैं कि इंडिया ने कोई भी अचीवमेंट कभी भी नहीं किया है, बट ऐसा नहीं है। देखिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। एक टेक्नोलॉजी है आज के टाइम में जिसको बोला जाता है टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्नोलॉजी। ठीक है, जो पेरेंट्स या जो मेल फीमेल होते हैं जिनको प्रॉब्लम होता है कि वो बेबी को कंज्यूम या जो फीटस होता है उसको कंसीव नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो फिर क्या किया जाता है कि टेस्ट ट्यूब के अंदर उसको जो फर्टिलाइजेशन है वो करा करके और फिर उसको प्लांट किया जाता है, यही होता है। तो अब ये चीज़ आज के मॉडर्न ज़माने की टेक्निक है। ठीक है, हम अब जा कर के यहाँ तक पहुँच पाए, बट अगर हम देखेंगे तो महाभारत काल में हमने एक वृत्तांत मिलता है। एक ऋषि का नाम आपने सुना होगा जिनको महर्षि वेदव्यास बोलते हैं। भगवान वेदव्यास ने इस टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्नोलॉजी से कौरव के जो धृतराष्ट्र थे उनके 100 पुत्र और एक पुत्री, उसको उन्होंने जन्म दिया था इसी टेक्नोलॉजी से। कैसे कि जो धृतराष्ट्र की पत्नी थी, ठीक है, माता गांधारी, उन्हें भगवान शंकर से आशीर्वाद था कि वो 100 पुत्रों की माता बनेंगी। ठीक है, बट जब उन्होंने बेबी को, मतलब आप यूँ कहें कि उन्होंने एक तरह से जो मांस का टुकड़ा था, मतलब एक तरह से फीटस को ही उन्होंने जन्म दिया था। ठीक है, अब वेदव्यास ने क्या किया था कि उस फीटस के 100 टुकड़े करके और इस तरह के घड़ों में भर के, ठीक है, 100 घड़ों में भर करके हर घड़े में एक टुकड़ा था। ठीक है, और उसको दिव्य औषधियों जिनका उन्हें ज्ञान था, जिससे भ्रूण का विकास होता है, ठीक है, भ्रूण के विकास की सारी चीज़ें उसके अंदर थी, खाना और जो हवा वगैरह सारी, और फिर उनको जमीन के अंदर गुफा में, मतलब एक ऑप्टिम टेम्परेचर पर जितना रिक्वायर्ड होता है किसी फीटस की ग्रोथ के लिए, वहाँ पर उन्होंने उनको क्या किया, सेटअप किया। और तब जा कर के महीनों के बाद उन 100 घड़ों में से 100 कौरवों का जन्म हुआ। तो ये जो टेक्नोलॉजी है टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्नोलॉजी, इसका वर्णन हमें महाभारत काल में मिलता है। ठीक है, चलिए ये तो हुई बायोलॉजी की बात। अगर हम बात करें कि देखिए जैसे आइंस्टाइन ने हमें आज बताया है कि जो टाइम होता है, टाइम का जो स्पीड है वो हर जगह पर अलग अलग होता है। जैसे अर्थ पर टाइम का स्पीड अलग है, मून पर जाएंगे तो मून पर अलग होगा, स्पेस में जाएंगे तो स्पेस पर अलग होगा, ये सारी चीज़ें। और उन्होंने ये भी बताया कि अर्थ या कोई भी प्लेनेट जितना ज़्यादा समय अंतराल को डिस्टर्ब करेगा, मतलब स्पेस टाइम को डिस्टोर करेगा। मैं इसको ऐसे समझाता हूँ, देखिए आप कि ये मैंने लिखा, मान लीजिए ये हमारा समय अंतराल है। ठीक है, ये देखिए ये अंतरिक्ष है, जिसको अंतरिक्ष को क्या कहा जाता है कि अंतरिक्ष और समय दोनों आपस में गुथे हुए हैं, एक दूसरे में मिक्स है, ऐसा आइंस्टाइन कह रहे हैं। और आइंस्टाइन ने कहा कि जब भी कोई प्लेनेट या कोई भी ऑब्जेक्ट इस जो आपका, जैसे मान लीजिए ये नैपकिन है, ये रुमाल है, इस रुमाल को हम स्पेस टाइम मानते हैं, तो जैसे ही इसको कोई डिस्टोर करता है, मतलब यहाँ पर कोई प्लेनेट रखा हुआ है तो वो दब जाएगा वहाँ से, तो उसी को हम एज अ ग्रेविटी फील करते हैं। और जितना ज़्यादा वो डिस्टोर करेगा वहाँ पर समय का जो गति है, समय की जो गति है वो उतनी ही कम होगी। मतलब जितना भारी प्लेनेट होता है उसके ऊपर टाइम का जो स्पीड है वो उतना ही कम होता है, और दूसरे प्लेनेट पर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप अर्थ पर अगर सरफेस पर खड़े हैं और अर्थ पर अगर आप स्पेस में अर्थ के ऊपर के जो ऑर्बिट है वहाँ पर है, तब भी समय की जो गति है, समय की जो चाल है उसमें अंतर आ जाता है। तो ये चीज़ें साइंटिस्ट हमें आज बता रहे हैं, बट ये हमारे श्रीमद् भागवत महापुराण में इसका वर्णन मिलता है कि भगवान कृष्ण ने, या वहाँ पर कई जगह ये मिलता है कि हर लोक के समय की गति अलग अलग होती है। ब्रह्म लोक में समय अलग गति से चलता है, पृथ्वी लोक में अलग गति से चलता है, और भगवान जहाँ पर अकॉर्डिंग टू हमारे रिलीजन जहाँ पर भगवान रहते हैं वहाँ पर समय अलग गति से चलता है। तो मतलब वो लोग ये जानते थे कि समय की गति निश्चित नहीं है, कांस्टेंट नहीं है। वो उसको इस बात को समझते थे कि समय अंतराल में जितना ही भारी, जैसे देवता लोग हमसे ज़्यादा ताकतवर है तो ऑब्वियसली कि उनके रहने की जो जगह है वो भी हमसे बड़ी होगी, तो वो बड़ी है मतलब वो स्पेस को ज़्यादा डिस्टोर कर रही है, और इसीलिए वहाँ पर जो समय है वो कैसा चल रहा है, वो धीरे चल रहा है।
तो पृथ्वी का 1 साल बराबर से ब्रह्मलोक का 1 क्षण माना जाता है, ऐसे हमारे वेदों में लिखा हुआ है। तो वही चीज आज हमको हमारे वैज्ञानिक बता रहे हैं, ठीक है। तो आप देखिए कि हजारों साल पहले जो डिस्कवर हो चुका है और उसको हम आज पढ़ते हैं, ठीक है। बट फिर भी हमारे इंडियंस जो हैं उनको अभी भी ये बिलीव नहीं होता है कि ऐसा भी कुछ हमारे वेदों या इसमें होगा। वो सब यही सोचते हैं कि केवल माइथोलॉजी है और कहीं सुनी बातें हैं, ठीक है, वॉटएवर। चलिए आगे चलते हैं हम। अब हम बात करते हैं बायोलॉजी में 2 बड़े वैज्ञानिक जो थे जिन्होंने इस ब्रांच को आगे बढ़ाया। देखिए पहला नाम आता है सुश्रुत का, ठीक है। सुश्रुत जो थे वो हमारे एक तरह से आप बोल सकते हो कि चिकित्सक थे, मतलब डॉक्टर थे। उन्होंने ह्यूमन बॉडी का पूरा स्टडी किया था। ह्यूमन बॉडी को स्टडी करने के बाद उन सारे अंगों को उनका व्यवहार, समय और अलग अलग खाने के पदार्थ खाने पर हमारा शरीर किस तरह से रिस्पॉन्स करता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हमें सुश्रुत ने डिटेल में अध्ययन किया। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि सर्जरी के थ्रू वो रोगों का निदान भी करते थे। सुश्रुत जो थे वो क्या थे? फादर ऑफ सर्जरी। मतलब जो ऑपरेशन होता है, जो शल्य चिकित्सा होती है, इसको संस्कृत में बोला जाता है शल्य चिकित्सा, ठीक है। शल्य चिकित्सा में जो सुश्रुत थे वो फादर ऑफ सर्जरी कहलाते हैं। तो इन्होंने ह्यूमन बॉडी मतलब पूरे मानव शरीर का अध्ययन करके उसके जो रोगों का निदान थे वो ऑपरेशन के थ्रू करते थे, ठीक है। अब अलग अलग तरह के उन्होंने इवन प्लास्टिक सर्जरी तक की है जो कि आज के टाइम में होती है, और ऐसा उनकी जो सुश्रुत संहिता है उसमें लिखा हुआ है। और ये सब बात कब की है? आज से हजारों साल पहले की है, करीब करीब 5000 साल पहले की बात है, ठीक है। और ये विश्वामित्र जी जो थे, जो रामायण में हमें श्री राम के गुरु के रूप में जिनका उल्लेख मिलता है, उनके वंश में इन्होंने जन्म लिया था और काशी में इनका जन्म हुआ था। तो ये जो थे शल्य चिकित्सा में प्रवीण थे, मतलब इनको ऑपरेशन करने में इनका जो था वो हस्त सिद्ध थे, मतलब एक्सपर्ट थे। अलग अलग तरह के ऑपरेशन इजीली करते थे और इनके जो टूल्स होते थे वो भी बायोलॉजिकल टूल्स होते थे, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए अपन कुछ एग्जांपल लेते हैं। इन्होंने ऑपरेशन किया मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए। अच्छा, मोतियाबिंद होता क्या है भाई? जो हमारी आईज होती है, आंख होती है, जैसे ये हमारी आंख का लेंस है, इस लेंस के ऊपर कुछ टिश्यूज जमा हो जाते हैं, ठीक है। जमा होने की वजह से वो धुंधलापन आ जाता है आंखों में, ठीक है। जनरली एज जिसकी बढ़ जाती है ज़्यादा उसको ये बीमारियां होती है, और आजकल तो किसी भी एज में हो जाती है। तो मोतियाबिंद जो था, मोतियाबिंद का ऑपरेशन इन्होंने ऑपरेशन बहुत ही अच्छे से करते थे, ठीक है। ऐसा नहीं कि 1-2 हजारों केसेस इनने मोतियाबिंद के ऑपरेशन के किए हैं। तो वो क्या करते थे कि सबसे पहले तो जो कोई भी, मान लीजिए मोतियाबिंद में तो खैर ज़रूरी नहीं होता था, पर अगर कोई भी ऑपरेशन करते हैं तो हम एनेस्थीसिया देते हैं, ठीक है। एनेस्थीसिया मतलब जो बेहोश करने की दवाई होती है, तो उसकी जगह पर वो यूज़ करते थे ओपियम का, मतलब अफीम का। तो अफीम जो होता है ओपियम का एज अ सेडेटिव या एनेस्थेटिक ड्रग के फॉर्म में वो उसका यूज़ करते थे, ठीक। अब आंखों की सर्जरी के लिए उन्होंने क्या यूज़ किया था? मेंथॉल, ठीक है, जो कि बहुत ही ठंडा ठंडा लगता है। तो आंखों में जाने पर जैसे सर्जरी की वजह से आंखों में जलन भी नहीं होती है, और साथ ही में जो सेंसेशन होता है आंख का, ठीक है, वो उसकी वजह से थोड़ा सा वीक हो जाता है। तो यहां पर उन्होंने मेंथॉल का यूज किया, ठीक है। फिर उनके जो बायोलॉजिकल टूल थे वो क्या थे? जो बिच्छू होता है, स्कॉर्पियो होता है, उसके आगे वाले जो पैर थे, उन दोनों पैरों को वो अपनी दोनों उंगलियों में इस तरह से उन्होंने अटैच कर रखा था, ठीक है। एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, और इस तरह से वो काम करते थे। तो वो उस टिश्यू को, वो बिच्छू के जो पैर थे आगे से बहुत नुकीले होते हैं, और चूंकि बायोलॉजिकल है इसलिए इन्फेक्शन का भी उसमें कोई वहाँ पर वो नहीं होता था, और वो प्रॉपर उसको स्टरलाइज भी करते थे, ठीक है, पानी में उबालने के बाद ही यूज़ करते थे।
तो उस बिच्छू के दोनों जो डंक होते हैं, जिनको हम डंक बोल सकते हैं, या आगे वाले जो पैर होते हैं, उससे वो मोतियाबिंद का ऑपरेशन करते थे। ठीक है, और वो इतने मास्टर थे कि 2 से 3 मिनट के अंदर वो आंखों का ऑपरेशन, मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर देते थे। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहां पर उन्होंने प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा कर रखी थी, और दूसरी चीज़ ये थी कि उन्हें भगवान धन्वंतरी, जो कि देवताओं के एक तरह से डॉक्टर कहे जाते हैं, भगवान धन्वंतरी से उन्होंने अपना जो ज्ञान था वो प्राप्त किया था। और भगवान धन्वंतरी ने उन्हें सारा जो मेडिसिन और सर्जरी का जो भी नॉलेज था वो दिया, और उसके बाद उन्होंने अपनी प्रैक्टिस से वो इतने उसमें प्रवीण हो गए कि वो फटाफट कोई भी काम को कर देते थे। तो मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो चाहे दूसरा कोई भी ऑपरेशन हो, वो अलग अलग तरह के ऑपरेशंस में बायोलॉजिकल टूल यूज़ करते थे। ठीक है, दूसरी चीज़ एनेस्थेटिक ड्रग के रूप में ओपियम का यूज़ करते थे, और साथ ही साथ में मेडिसिन का भी यूज़ करते थे। ठीक है, जहाँ तक आज भी डॉक्टर जहाँ तक हो सकता है मेडिसिन से अगर कोई अच्छा हो जाए तो उसको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती है, तो वो भी अगर मेडिसिन से काम बन रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर सर्जरी तो करना ही है। तो इन्होंने देखिए अब इनके क्या क्या इन्होंने सर्जरी की थी उस टाइम पर, वो हम थोड़ा सा देखते हैं। पहला तो मैंने आपको बता दिया कि जो आपका मोतियाबिंद था। ठीक है, दूसरा राइनोप्लास्टी, मतलब जिसको हम प्लास्टिक सर्जरी भी कहते हैं, प्लास्टिक सर्जरी। ठीक है, प्लास्टिक सर्जरी में इन्होंने नोज और फेस, चेहरे की और नाक की सर्जरी की थी। देखिए पुराने टाइम पर क्या होता था, जो रानियां होती थी या बड़े राजा महाराजाओं के जो फैमिली से बिलोंग करते थे, जैसे आज की जो हीरोइन वगैरह लोग हैं वो भी नाक की या अपने चेहरे की सर्जरी करवाती हैं सुंदर दिखने के लिए, उसी तरह से उस समय भी ये चीज़ होती थी। तो श्रीशुत ने नाक की और फेस की, इन दोनों की प्लास्टिक सर्जरी में वो महारत हासिल उन्होंने कर रखी थी, और बहुत ही अच्छे से वो करते थे। ठीक है, तो एक ये हो गया हमारा प्लास्टिक सर्जरी वाला। ठीक है, दूसरा था किडनी स्टोन। किडनी स्टोन मतलब पथरी, जिसको हम पथरी बोलते हैं। पथरी के ऑपरेशन में भी जो हमारे ऋषि थे, जो महर्षि थे, ये बहुत ही प्रवीण थे, और पथरी के ऑपरेशन भी ये अच्छे से करते थे। और रोगी जो होता था, ठीक है, उसका उपचार से लेकर के, और जैसे हम आज हॉस्पिटलाइज होते हैं, मतलब हॉस्पिटल में हम जाकर भर्ती हो जाते हैं, वैसे ही इन्होंने बहुत बड़ा इनका हॉस्पिटल जैसा आश्रम बना रखा था। ठीक है, जो कि जो राजा महाराजा होते थे उन्हीं के राजवेद थे, तो उस राज्य के जितने भी लोग थे वो सब इन्हीं के पास आते थे, और इन्होंने अपना आश्रम जैसा बना रखा और वहीं पर इन सब का ये इलाज करते थे। तो दूसरी चीज़ हो गई किडनी स्टोन, पथरी, इसका भी बहुत अच्छे से इन्होंने इलाज करते थे। तीसरा बायपास सर्जरी भी करते थे ये, बायपास सर्जरी, जो कि कितनी बड़ी सर्जरी होती है, और आज के टाइम पे भी इतनी मॉडर्न टेक्निक्स होने के बाद भी ये सर्जरी फेल हो जाती है। ठीक है, बट वहाँ पर वो नेचर से जो टूल्स अवेलेबल है, नेचर से जो ड्रग्स अवेलेबल है, जो भी उनके पास संसाधन थे, उसी से वो बायपास सर्जरी भी करते थे। और बायपास सर्जरी भी वो बहुत ही अच्छे तरीके से, और 90% जो था उनका वो सक्सेस का रेट था। मतलब अगर उन्होंने 100 सर्जरी की है तो उसमें से 90 सर्जरी अच्छे से होती थी, मतलब पेशेंट बच जाता था। बहुत ही क्रिटिकल केस जो होते थे उसमें तो कोई भी नहीं बचा सकता है। तो बायपास सर्जरी, ठीक है, बायपास सर्जरी में भी इन्होंने, आप देखिए कि जैसे मान लीजिए बायपास सर्जरी या कोई भी सर्जरी के दौरान ब्लडिंग होती है, खून निकलता है, तो खून को रोकने के लिए ये लीच का यूज़ करते थे। लीच मतलब एक कीड़ा होता है जो खून चूसता है। ठीक है, अगर वो हमारी बॉडी पर है तो मान लीजिए उन्होंने यहाँ से कट किया और यहाँ से अगर खून निकल रहा है तो वो लीच को यूज़ करके उस खून के बहने को, फ्लो को रोकते थे और फिर अपनी सर्जरी करते थे। मतलब नेचर से कितना इंस्पायर थे, नेचर से जो भी जीव जंतु होते हैं, ठीक है, तो इसीलिए इनकी सर्जरी ज़्यादा सक्सेस होती थी, क्योंकि ये जो आर्टिफिशियल ड्रग्स हैं उनका यूज़ ज़्यादा नहीं करते थे, तो साइड इफेक्ट या इन्फेक्शन वगैरह का कोई भी डर नहीं होता था। नेचर से ये नेचुरल टूल यूज़ करते थे, और वो ज़माना भी अलग था, वहाँ पर सारी चीज़ें शुद्ध और साफ़ होती थी, तो इस वजह से भी उनकी सर्जरी जो होती थी वो ज़्यादातर सक्सेस हो जाती थी। तो लीच का यूज़ करके ब्लड को बहने से रोकते थे और फिर उसके बाद में उन्होंने उसकी बायपास सर्जरी की। ठीक, फिर अगली सर्जरी जो इन्होंने की ये बहुत अच्छे ऑर्थोपेडिक्स भी थे, मतलब कि
जो हड्डियां होती थी, ठीक है, हड्डियों की सेटलमेंट अच्छे से करते थे, या आर्टिफिशियल हम कहें कि लिम्ब भी वगैरह भी लगा सकते थे, आर्टिफिशियल लिम्ब, ठीक है, मतलब कि जो नकली हाथ पैर होते हैं, कोई अपंग होता है, किसी का हाथ नहीं, किसी का पैर नहीं, किसी की उंगली नहीं है, तो वो आर्टिफिशियल मतलब नकली हाथ या पैर बना करके और उसकी बॉडी में वो फिट करने में बहुत एक्सपर्ट थे। और आर्थोपेडिक्स भी थे, मतलब फ्रैक्चर्स वगैरह जो होते थे उसमें प्लास्टर करना भी जानते थे, उसको अच्छे से वो ठीक करना भी जानते थे। मतलब चाहे आर्थोपेडिक्स हो, चाहे आर्टिफिशियल लिम्स वगैरह हो, इसमें भी उन्हें अच्छी तरह से महारत हासिल थी। और जो कि बहुत ही क्रिटिकल होता है, और आज के टाइम पे तो आर्टिफिशियल जो लेग्स वगैरह होते हैं वो तो अभी अभी आने, और अभी तो आए भी नहीं है ढंग से, अभी तक भी लकड़ी के हाथ वगैरह लगाते हैं हमारे यहाँ के डॉक्टर तो, ठीक है। तो उस टाइम पर उतने कम संसाधन में भी उन्होंने ये सारी चीज़ें की, ठीक। और इसके अलावा भी उन्होंने कई सारी सर्जरीज की हैं, ये तो उनकी जो मेन जो हमारी सर्जरीज थी वो हमने देखी है। तो फादर ऑफ सर्जरी मतलब शल्य चिकित्सा के पितामह जो थे, इन्होंने, श्रुश्रुत ने अपने टाइम पर हर प्रकार की, लगभग जितनी भी सर्जरी का उनको नॉलेज था वो हर प्रकार की सर्जरी की, और सर्जरी को सक्सेस भी किया, और उसके बारे में पूरी डिटेल अपने एक ग्रंथ में, एक बुक में लिखी, जिसको बोला जाता है सुश्रुत संहिता। आज के जो डॉक्टर होते हैं वो इसी सुश्रुत संहिता को ही पढ़ते हैं, चाहे MBBS का डॉक्टर हो, चाहे BAMS का डॉक्टर हो। देखिए BAMS जो है वो तो टोटली आयुर्वेदिक ही है, बट MBBS का भी जो कोर्स होता है या यूनानी कोर्स होता है, इसमें भी इसी चरक संहिता भी आएगी एक आगे, चरक संहिता और सुश्रुत संहिता, इन दोनों का यूज किया जाता है, ठीक है, उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके। देखिए यहाँ से तक्षशिला में ये लोग पढ़ते थे, तो यहाँ से इनका जो इनका नॉलेज है या जो इनकी जो बुक है वो सर्कुलेट हुई, ठीक है। बाहर के लोग आते थे, इनसे सीखते थे, चले जाते थे, और वही चीज़ जाकर के फिर वो अपने देश में भी करते थे। तो MBBS हो, BAMS हो, ये पूरी तरह से बेस्ड है सुश्रुत संहिता के ऊपर, और इन्होंने ऐसी ऐसी मेडिसिन और ऐसी ऐसी सर्जरीज के बारे में उसमें डिटेल में लिख रखा है, जिसको पढ़कर आज के जो स्टूडेंट्स हैं वो डॉक्टर बनते हैं। फाइन, चलो फिर नेक्स्ट हमारे जो आते हैं वो आते हैं चरक। जो चरक थे वो हम उनको बोल सकते हैं इंडियन फादर है, वो बेसिकली फादर ऑफ मेडिसिन बोल सकते हैं उन्हें हम। जो दवाइयाँ होती थी, इनका जो बिलीफ था वो दवाइयों पर ज़्यादा था। सुश्रुत जो थे वो सर्जरी में एक्सपर्ट थे, पर ये लोगों को दवाई देकर, औषधि बना करके ठीक करने में विश्वास रखते थे। तो फादर ऑफ मेडिसिन मतलब कि जो सर्जरी, जो मेडिसिन होती हैं, जो दवाइयाँ होती हैं, इन्होंने पेड़ पौधों से और जीव जंतुओं से अलग अलग तरह की दवाइयाँ बनाते थे। उनकी सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि कौन से जीव का कौन सा अंग या कौन से प्लांट्स का कौन सा हिस्सा, भाई जैसे मान लीजिए हल्दी है, तो अब हल्दी की जड़ में मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है, या अदरक होता है, अदरक भी एक जड़ होता है। तुलसी की बात अगर करें तो तुलसी की जड़ नहीं खाते हम, तुलसी के पत्ते खाते हैं। तो कोई भी पौधा है, उस पौधे का कौन सा भाग औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है, जैसे नीम की पत्ती खाते हैं, किसी का तना खाते हैं, किसी की छाल खाते हैं। तो ऐसे उन्होंने अलग अलग पौधों के और अलग अलग जीव जंतुओं के शरीर के भागों से औषधियाँ बनाते थे, और उन औषधियों से क्या क्या फ़ायदे होते हैं या किन किन बीमारियों में वो यूज़ होती है, उन सारी चीज़ों को डिटेल में उन्होंने अपनी चरक संहिता में लिखा हुआ है, ठीक है। ये राजा कनिष्क के राज में रहते थे, ठीक है। कुछ विद्वान अलग अलग मत भी हैं इन पर, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि ये जो आपके गौतम बुद्ध थे उनसे भी पहले के हैं, कुछ बोलते हैं बाद के हैं, ठीक है। पर वो कभी के भी हों, पर उनकी जो चरक संहिता है उसमें लिखी बातें और उसमें लिखी मेडिसिन जो है वो पूरी तरह से सर्टिफाई है, और आज के टाइम पर भी वो लागू होती हैं। तो इन्होंने लगभग 1,70,000 पेड़ पौधों और जीव जंतुओं, मतलब प्लांट्स और एनिमल्स, इनके अलग अलग पार्ट्स से कौन से भाग से कौन सी औषधि बनती है, इनके बारे में स्टडी की और उनको अपने ग्रंथ में लिखा। जैसे हम डेली लाइफ में भी कई सारी मेडिसिन यूज़ करते हैं, आंवला हो गया, ठीक है, आपका जैसे मैंने बताया नीम है, तुलसी है, इलायची है, हल्दी है, अदरक है, ये सारी औषधियाँ ही होती है। हम खाने में भी हल्दी डालते हैं, खाने में हींग डालते हैं, अदरक डालते हैं, तो केवल टेस्ट के लिए नहीं होता, ये हमारे उन्होंने एक संस्कार बन गया है, जिससे कि वो मेडिसिनल प्रॉपर्टी, वो भाई हल्दी बहुत अच्छा एंटीबायोटिक होता है, अदरक से आपको सर्दी जुकाम वगैरह में वो यूज़ होती है, मतलब वो भी एक तरह से आपको सेफ्टी करती है। तो टेस्ट प्लस सेफ्टी, तो ये उन्होंने ऑलरेडी
हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने हमारे जो डेली रूटीन है उसी में उस चीज़ को डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पर इन सारी चीज़ों की अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए मेडिसिन से रिलेटेड तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, चरक संहिता। और आयुर्वेद में या जो डॉक्टर है आज की जो भी पढ़ाई होती है MBBS या आपकी BAMS, उसमें भी चरक संहिता को जो है बहुत ही पढ़ा जाता है। फिर दूसरी इन्होंने महत्वपूर्ण चीज़ क्या करी है कि दवाइयाँ तो बनाते ही थे, साथ में भस्म बनाते थे। भस्म का मतलब वो भी एक तरह की मेडिसिन ही होती है, जैसे हम बोलते हैं ना स्वर्ण भस्म। अलग अलग धातुओं से उनकी भस्म को बनाने के तरीके और उनकी भस्मों को बना करके भी वो एज अ मेडिसिन यूज़ करते थे। तो फादर ऑफ मेडिसिन इनकी जो चरक संहिता है उसमें अलग अलग तरह की ढेरों ऐसे ऐसे रोगों का भी निदान है उसमें जो कि हमें नहीं पता है। तो चरक संहिता मेडिसिन और सुश्रुत का जो था वो शल्य चिकित्सा। ठीक, इसके बाद भी ये तो हमने मान लीजिए मेडिसिन की बात कर ली, चिकित्सा मतलब डॉक्टरी फील्ड की बात करी। अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो उसमें भी नागार्जुन हुए। नागार्जुन ने क्या किया, नागार्जुन किसी भी धातु को दूसरी धातु में बदल सकते थे। सोने लोहे से उन्होंने सोना बनाया, ठीक है, और उनके बाद तांबे से उन्होंने सोना बनाया, तांबे को उन्होंने लोहे में बदला। तो ये सोचिए एटॉमिक लेवल पर किस लेवल की स्टडी थी वो, कि एटम को चेंज किया। मतलब जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन हमको हजारों साल बाद पता चला कि इसमें जो प्रोटॉन होता है वो नंबर ऑफ एटम होता है। अगर ये कम होगा, मान लीजिए मेरे पास सोडियम है, सोडियम के पास 11 प्रोटॉन है, अगर इसमें से एक में निकाल देता हूं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये नियॉन बन जाएगा। बात समझ में आ रही? तो मतलब उन्होंने जो मेटल्स हैं, जो धातुएं हैं, उनको भी परिवर्तित किया। और उनका जो एम था वो जनरली था कि सोना और चांदी बनाना, लोहे से या दूसरी किसी भी धातु को वो सोने में बदलने की उनके पास जो केमिकल प्रोसेस था वो पूरा उनकी जो ग्रंथ है उसमें लिखा हुआ है। तो ऐसे अलग अलग जो वैज्ञानिक थे, जो ऋषि मुनि थे हमारे, वो एक वैज्ञानिक की तरह ही काम करते थे उस समय में। और उन्होंने जितना भी नॉलेज अपने समय में अचीव किया वो सब अपने ग्रंथों में लिख करके हमारे लिए उन्होंने प्रोवाइड किया। तो कहने का मतलब कि जो प्राचीन भारत है उसमें विज्ञान बहुत ही समृद्ध था, वहाँ पर नॉलेज का भंडार था, जो ज्ञान था उसका भंडार था, और वहाँ से ही सारा ज्ञान जो है पूरी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। और उसी के बेसिस पर मॉडर्न स्टडीज़ होती हैं, उसी के बेसिस पर आज के नए नए आविष्कार होते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा लिविंग एंड नॉन लिविंग। इन दो चीज़ों पर हम बात करने वाले हैं। देखिए, जीवित और अजीवित, ये दो चीज़ें या दो अलग अलग कैटेगरी है। जीवित का मतलब होता है कि जो जिसमें लाइफ है, जो जिंदा है, ठीक है, और अजीवित का मतलब है कि नॉन लिविंग थिंग्स जैसे कि कुर्सी, टेबल, पत्थर, पहाड़, ये सारी चीज़ें नॉन लिविंग में आती है, ठीक है। तो अब ये तो हमने जनरली बोल दिया कि भाई जो जिंदा है वो जीवित कहलाएगा और जो जिंदा नहीं है वो जीवित नहीं कहलाएगा, ठीक है। बट बायोलॉजी में या साइंस में हम उसको कैसे डिफाइन करेंगे कि भाई जीवित हम किसको कहें, क्योंकि अभी तो हम बैक्टीरिया की भी बात करेंगे, ठीक है, और बड़े से बड़े ह्यूमन बींग्स की भी बात करेंगे, मतलब कि एक वेल डेवलप्ड जो आपका सिस्टम है पूरी बॉडी का उसकी बात करेंगे, और साथ में एक वायरस, एक बैक्टीरिया जो सिंगल सेल एनिमल है उसकी भी बात करेंगे। तो ऐसी कोई डेफिनेशन हमें बतानी है जो कि दोनों पर अप्लाई हो सके, ठीक है, बड़े से बड़े किसी भी एनिमल पर या पेड़ पौधे पर, और छोटे से छोटे सिंगल सेल पर भी वो चीज़ अप्लाई हो सके, ठीक है। तो कुछ क्राइटेरियाज हैं, यहाँ पर मैंने कुछ लिख रखे हैं और अभी हम और लिखेंगे। सबसे पहला इसमें अगर हम इनको डिफरेंस के थ्रू भी पढ़ते हैं कि भाई जीवित कौन है और अजीवित कौन है, ठीक है, मतलब लिविंग कौन है और नॉन लिविंग कौन है, तो सबसे पहली जो क्वालिटी आती है वो होती है हमारी ग्रोथ। आप किसी भी प्राणी को या किसी भी पेड़ पौधे को जीवित कब कहोगे, जबकि उसमें क्या हो रही हो, ग्रोथ हो रही है। ग्रोथ का मतलब क्या होता है, वृद्धि, ठीक है, ग्रोथ मतलब वृद्धि। हमें पता है कि जैसे ही हमारा जन्म होता है या कोई भी एनिमल है या प्लांट है, उसका भी हम सीड जब ज़मीन में डालते हैं तो वो धीरे धीरे टाइम के साथ क्या होने लगता है, ग्रो करने लगता है, बढ़ने लगता है। छोटा सा बच्चा धीरे धीरे बड़ा होकर के और उसमें ग्रोथ होती है। फिर दूसरी चीज़, प्लांट को भी अगर आप सीड को लगाते हो ज़मीन के अंदर तो वो भी धीरे धीरे क्या होता है, बड़ा हो जाता है और एक बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है। तो ग्रोथ होना बहुत ज़रूरी है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की पहचान होती है, ठीक है। अब ग्रोथ दो तरह की होती है, ग्रोथ नंबर्स में बढ़ना और साइज में बढ़ना, ठीक है। ग्रोथ कितने टाइप की है, दो तरह की है, एक तो नंबर में ग्रोथ होगी और दूसरी किस में होगी, साइज में, मतलब आकार में भी वृद्धि हो सकती है
आकार में, और दूसरा नंबर्स मतलब संख्या। फाइन। कैसे भाई? देखो, जैसे जब हम छोटे होते हैं या कोई भी प्लांट छोटा होता है, मान लीजिए उसमें 100 सेल है, 100 कोशिकाएं हैं। अब जैसे ही वो डिवाइड होती है, डिवीज़न होता है, कोशिकाओं में भी डिवीज़न होता है, 1 से 2 या फिर 1 से 4 भी बनती है, अलग अलग टाइप के डिवीज़न होते हैं। तो जब कोशिकाएं विभक्त होना शुरू हुई, विभाजित होना शुरू हुई, ठीक है, तो उन 100 की जगह कितनी हो गई? 200 हो गई मान लीजिए। तो अब प्लांट का साइज अगर मान लीजिए 1 फीट था और उसमें 100 सेल थी, ठीक है, अज्यूम कर रहे हैं हम, तो जब वो उसमें 200 सेल हो जाएंगी तो वो कितने फीट का हो जाएगा? 2 फीट का हो जाएगा। तो ये तो हो गया नंबर्स में जो सेल है वो हमारी बढ़ रही है, ठीक है, नंबर्स में बढ़ रही, हमारे अंदर भी बढ़ती है, डेली नई नई सेल बनती भी रहती है और मरती भी रहती है। तो नंबर्स में बढ़ना मतलब एक कोशिका से 2 होना, फिर 2 से 4 होना, 4 से और आगे भी बढ़ते जाना, ये नंबर्स में बढ़ना। और ये जो ग्रोथ होती है सिंगल सेल में ज़्यादा होती है, मतलब कि जैसे कि बैक्टीरिया है या वायरस है, इस तरह के छोटे छोटे जो भी आपके सिंगल सेल एनिमल होते हैं उनके अंदर ये वाली ग्रोथ होती है, क्योंकि बैक्टीरिया साइज़ में नहीं बढ़ता है। ऐसा नहीं कि बैक्टीरिया इतना सा था और 2-4 दिन बाद देखा तो वो तो इतना बड़ा हो गया, ऐसा होता है क्या? नहीं, बैक्टीरिया जो साइज का वही रहेगा हमेशा, उसका साइज नहीं बढ़ेगा, उसका क्या बढ़ेगा? उसका नंबर बढ़ेगा। हाँ, बात समझ में आ रही? तो नंबर्स में बढ़ना कोशिकाओं की एक प्रवृत्ति होती है। फिर उसके बाद में जो वेल डेवलप एनिमल्स है जिनके अंदर कई सारे सिस्टम होते हैं, जैसे कि हम लोग हैं, हमारे अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसके बाद में हमारा ब्रेन भी होता है, हमारे हाथ पैर भी होते हैं, हमारा लीवर भी है और बहुत सारी चीज़ें अंदर, ठीक है। तो ये हम लोगों में या वेल डेवलप जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें दोनों तरह की ग्रोथ होती है, ठीक है। मतलब कि हमारी जो सेल्स है वो नंबर्स में भी बढ़ रही है और साथ में हम साइज में भी बढ़ते हैं। भाई ऑब्वियस ये है कि नंबर में अगर बढ़ेंगी सेल्स अंदर से बॉडी में तो साइज तो अपने आप बढ़ेगा ही, क्लियर। बट हमारे अंदर भी एक ऐसी सेल होती है जो नंबर्स में नहीं बढ़ती है, वो केवल साइज में ही बढ़ती है पूरी लाइफ। मतलब जब आपने जन्म लिया तब आपने मान लीजिए 100 सेल थी वो वाली, तो लाइफ आपने मरते दम तक भी वो कितनी रहेंगी? 100 ही रहेंगी, केवल वो साइज में बढ़ेंगी। और वो सेल कौन सी है? वो सेल होती है न्यूरॉन सेल्स। हमारी मस्तिष्क की कोशिकाएं, हमारे दिमाग में जो कोशिकाएं होती हैं या जो न्यूरॉन्स होते हैं पूरी बॉडी के अंदर, हमारे जो ब्रेन से हमारे जो मैसेज वगैरह हैं उनको लेकर के जाते हैं, तो वो केवल साइज में बढ़ते हैं, वो नंबर्स में कभी भी नहीं बढ़ते हैं। मान लीजिए आपकी बॉडी में 1 लाख न्यूरॉन्स हैं, तो आपकी पूरी ज़िंदगी वो 1 लाख ही रहेंगे, वो कभी भी आपके नंबर्स में नहीं बढ़ेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि दिमाग पर जो अगर कोई चोट लग जाती है तो उसको ठीक होने में बहुत टाइम लगता है। मतलब वो दिमाग पर चोट लगना या सिर पर चोट लगना अच्छी बात नहीं होती है। क्यों? इसीलिए हम हेलमेट पहनते हैं, क्योंकि यहाँ की जो सेल्स हैं ये नंबर्स में नहीं बढ़ेंगी, ये केवल साइज में बढ़ती हैं। दूसरी जगह आपको अगर चोट लग जाती है हाथ पैर वगैरह कहीं पर भी, तो क्या होगा कि थोड़े दिन में वो हील हो जाएगा, भर जाएगा घाव। पर अगर आपको दिमाग में चोट लगती है और न्यूरॉन्स अगर आपके डिस्ट्रॉय हो रहे हैं तो वो क्या होंगे? वो आपके रिकवर जल्दी नहीं होते हैं, क्योंकि वो सिर्फ साइज में बढ़ते हैं, वो नंबर्स में नहीं बढ़ते हैं, ठीक है। तो जीवित जीवों की या जीवित जो भी ऑर्गेनिज्म है, जो भी जीवित वस्तुएं हैं, उनकी सबसे पहली जो गुण होता है, जो प्रॉपर्टी होती है, वो होती है ग्रोथ। अगर उनमें वृद्धि हो रही है तो आप कह सकते हैं कि वो जीवित है। फिर अजीवित में क्या हो जाएगा? अब अजीवित में तो ये कोई से भी गुण अवेलेबल होंगे क्या? नहीं होंगे, मतलब इसमें ग्रोथ नहीं होगी। अब देखो, ग्रोथ होने को तो मान लीजिए कि हम कह सकते हैं कि भाई हिमालय पर्वत जो है हमारा, वो धीरे धीरे उसकी हाइट बढ़ रही है, कोई दूसरा जो पहाड़ है उसकी हाइट बढ़ रही है, तो क्या उसको हम ग्रोथ बोलेंगे क्या? वो आपने कहा कि भाई नंबर्स में बढ़ना या साइज में बढ़ना, तो ऐसा नहीं है। देखिए, ग्रोथ का मतलब हिमालय पर्वत का जो आकार है वो किस वजह से बढ़ रहा है कि उसके ऊपर आकर कुछ चीज़ें सेटल होती जा रही हैं। जैसे बर्फ़ गिर रही है ऊपर से, तो मान लीजिए आज उसकी हाइट इतनी है, आप बर्फ़ गिर गई उसके ऊपर तो उसकी हाइट और बढ़ गई। इस तरह से वो हाइट बढ़ रही है उसकी। उसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है जिससे कि इंटरनल प्रोसेस जिससे हम कह सकें कि वो जीवित है और उसकी हाइट जो है बढ़ रही है। प्लांट्स की हाइट बढ़ती है क्योंकि उनकी सेल डिवाइड होती है, बट हिमालय आप या कोई भी नॉन लिविंग चीज़ है, मान लीजिए आपने कचरे का ढेर लगा दिया, आप रोज़ उस पर कचरा डाल रहे हो, तो वो भी धीरे धीरे पहाड़ बन जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो लिविंग है, ठीक है। उसमें क्या हो रहा है? सेटलमेंट हो रहा है, चीज़ें आकर के जमा हो रही है। तो पहली चीज़ हो गई ग्रोथ। दूसरा होता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन को हिंदी में बोला जाता है प्रजनन। भाई जीवित जितने भी जीव हैं उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी होती है कि वो प्रजनन करते हैं, वो अपना रिप्रोडक्शन करते हैं। मतलब कि
अपने जीन्स को नेक्स्ट जनरेशन में वो ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। नॉन लिविंग ऐसा नहीं कर सकते हैं। जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, फिर हमारे बच्चे होंगे, फिर उनके बच्चे होंगे, इस तरह से हमारी जो जनरेशन है वो बढ़ती जा रही है। तो रिप्रोडक्शन होना, प्रजनन करना, ये जीवों का सबसे बड़ा गुण होता है और उसी वजह से जीव जो है वो इतने सालों से अर्थ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। अदरवाइज तो अब तक तो सब खत्म हो जाते हैं। बट एक के बाद एक जनरेशन आती जाती है और मॉडिफाई भी होती जाती है, जीन्स में परिवर्तन भी होते जाते हैं, उत्परिवर्तन भी होते हैं और इस तरह से एक बेटर जनरेशन जो है वो आगे की तरफ धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तो दूसरा जो गुण होता है जीवों का वो होता है रिप्रोडक्शन करना, प्रजनन करना। प्रजनन भी दो तरीके हैं, सेक्सुअल होता है, एसेक्सुअल होता है। मतलब ऐसा प्रजनन जिसमें आपको नर मादा की ज़रूरत होती है, ठीक है, मतलब मेल फीमेल की रिक्वायरमेंट होती है। और एक ऐसा भी प्रजनन होता है जिसमें किसी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो एसेक्सुअल होता है। तो कुछ एनिमल्स हैं, कुछ प्लांट्स हैं जिनमें कि इस तरह का भी जो आपका रिप्रोडक्शन है वो पाया जाता है। बट किसी भी तरह का रिप्रोडक्शन हो, उसका एम क्या है, नेक्स्ट जनरेशन को बनाना। तो हमारे प्लांट्स जो है वो क्या कर रहे हैं, सीड अपने डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। उनके सीड जैसे ज़मीन पर गिर गए या किसी एनिमल ने उसको खा लिया और खाने के बाद वो कहीं दूर चला गया और वहाँ पर उसका सीड जाकर के प्लांट हो गया और वो पौधा बन गया। इस तरह से चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल्स हो और चाहे हम ह्यूमन बींग्स हो, सभी रिप्रोडक्शन करते हैं, अपनी जनरेशन आगे बढ़ाते हैं और इसीलिए ये जीवों का एक दूसरा सबसे बड़ा गुण होता है रिप्रोडक्शन, मतलब प्रजनन करना, ठीक। तीसरा जो है हमारा गुण है सेल्फ रेगुलेशन। मतलब सेल्फ रेगुलेशन का मतलब हम क्या लिख सकते हैं कि स्वतः नियंत्रण। किसका नियंत्रण, स्वयं का नियंत्रण, ठीक है। स्वयं का नियंत्रण हम करते हैं। स्वयं का नियंत्रण मतलब कि जैसे हमारी बॉडी का टेम्परेचर मान लीजिए 37 प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस 1 होता है, तो ये हमेशा मेंटेन रहता है। चाहे बाहर कितनी भी ठंड पड़ रही हो, हमारी बॉडी का टेम्परेचर वही रहता है। चाहे बाहर कितनी भी गर्मी पड़ रही हो, हमें पसीना आ जाएगा, बट बॉडी का टेम्परेचर वही रहेगा। तो ये मेंटेन होता है। ये मेंटेन रखने के लिए ये भी जीवों का एक गुण होता है कि वो अपनी बॉडी को मेंटेन रखते हैं। भाई हमारे अंदर डाइजेशन हो रहा है, हमारे अंदर ब्लड का रेगुलेशन हो रहा है, ठीक है, रेस्पिरेशन हो रहा है, ठीक है, और भी दूसरी कई तरह की चीज़ें और बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रही हैं और इन सबका रेगुलेशन कौन कर रहा है, हम खुद ही कर रहे हैं। तो सेल्फ रेगुलेशन भी जीवों का एक बहुत बड़ा गुण होता है। चाहे वो एनिमल हो, चाहे ह्यूमन बीइंग हो, चाहे प्लांट हो, अपनी अपनी तरह से। भाई जैसे मान लीजिए हमें हमारी बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो हमें क्या फील होना शुरू हो जाएगा कि हमें भूख लग रही है। क्यों? क्योंकि ये सब ब्रेन हमारा डिसाइड करता है कि किस समय बॉडी को कितनी रिक्वायरमेंट है और उसके हिसाब से वो मैसेज आपको प्रोवाइड करेगा और आपको भूख लगना शुरू हो जाएगी और आपको खाना खा लोगे। तो आफ्टर ऑल करना क्या है, उसको स्वतः नियंत्रण, हमारी बॉडी का पूरा नियंत्रण हमारा ब्रेन करता है। और दूसरे भी जो एनिमल्स होते हैं या प्लांट्स होते हैं वो भी अपनी अपनी जो भी बॉडी है उनका वो रेगुलेशन खुद करते हैं। टेम्परेचर का रेगुलेशन हो, पीएच का रेगुलेशन हो, ठीक है। उसके बाद में आपका अगर बात करें कि कितना एनर्जी वो डेली प्रोड्यूस करते हैं या डेली कंज्यूम करते हैं, उसके बारे में बात हो। प्लांट्स की अगर बात करें तो फूलों का बनना, फूलों का बनना, फिर फूलों का फलों में परिवर्तित होना, फल के अंदर से बीज बनना, इस तरह की जितनी भी प्रोसेस है उनका रेगुलेशन कोई बाहर से आकर नहीं करता है, वो प्लांट खुद का रेगुलेशन खुद करते हैं। अगर हमें चोट लगी, घाव लगा, तो वो थोड़े दिन में हील हो जाएगा, अपने आप भर जाएगा। आप दवाई, अगर बड़ा घाव नहीं है, ठीक है, आपको जो इंजरी है वो छोटी सी है, तो अपने आप ही वो हील हो जाएगी, ठीक है। बट नॉन लिविंग में ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। मान लीजिए पेन को मैं यहाँ से काट दूँ तो इसको आप 2 साल बाद भी उठाओगे तो ये कटा हुआ ही मिलेगा यहाँ, ये अपने आप हील होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि ये जीवित नहीं है, ये नॉन लिविंग है। तो जीवित व्यक्ति का या जीवित जो भी वस्तुएं हैं उनका दूसरा या तीसरा सबसे बड़ा गुण है सेल्फ रेगुलेशन। और अजीवित जो है नॉन लिविंग, उनमें ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें नहीं हो रही है, इसीलिए वो अजीवित है। फाइन, चलिए अगली अगर बात करें हम, 4th नंबर का जो है हमारा जो प्रॉपर्टी है वो है मेटाबॉलिज्म। क्या होता है मेटाबॉलिज्म? चयापचय, मतलब कि जो आपकी बॉडी है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, या आप किसी भी चीज़ को मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि आपने खाना खाया, खाना अंदर जाकर डाइजेस्ट हुआ, डाइजेस्ट होने के बाद वो एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, एनर्जी जो है आपका जो शुगर बना वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो गया। तो ये जो पूरा प्रोसेस है आपका,
जो भी आपकी जैव रासायनिक क्रियाएं हैं अंदर की, उसको हम बोलते हैं कंबाइनली मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो ये जीव जंतुओं में भी होता है और पेड़ पौधों में भी होता है। पेड़ पौधे भी खाना खाते हैं, पेड़ पौधे भी पानी भी पीते हैं। ठीक है, वो अपना खाना खुद ही बनाते हैं, मतलब खाना हम भी हमारा खुद ही बनाते हैं, बट हम यहाँ पर कुक करने की बात नहीं कर रहे हैं। वो अपनी बॉडी के अंदर ही क्या कर रहे हैं, प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपनी बॉडी के अंदर ही जो है वो बना रहे हैं। हमने पढ़ाई है छोटी क्लासेस में कि भाई सनलाइट आएगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड आएगी, क्लोरोफिल मिलके और जो है ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा, कार्बोहाइड्रेट जो भी है वहाँ पर बनेगा और प्लांट्स जो है वो उसी को कंज्यूम करते हैं। ठीक है, तो ये हो गई चयापचय मतलब कि मेटाबॉलिज्म, खाना पीना या शरीर की जितनी भी अंदर की क्रियाएँ होती हैं, जैव रासायनिक क्रियाएं, बायोकेमिकल रिएक्शन, वो सभी इसके अंदर आ जाती हैं। मतलब अंदर हमारे कुछ ना कुछ हमेशा चल रहा होता है, जिसका रेगुलेशन हमारा ब्रेन का एक पार्ट करता है और जिसका हमें पता भी नहीं चलता है। जैसे हमारी दिल की धड़कन है, जब से हमने जन्म लिया है तब से, ठीक है, तो ये हो गया चयापचय मतलब मेटाबॉलिज्म। जैसे हमारे दिल की धड़कन है, हम सांस ले रहे हैं, तो दिल की धड़कन को हम चाहकर भी रोक सकते हैं क्या? नहीं रोक सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे ब्रेन के एक ऐसे हिस्से से कंट्रोल होती है जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। सांसों का चलना, कुछ क्रियाएं ऐच्छिक होती, कुछ अनैच्छिक होती, मतलब कि कुछ हमारी इच्छा से होती, कुछ हमारी इच्छा के विरुद्ध होती है। तो इस तरह से जितनी भी अंदर की जो बायोलॉजिकल या बायोकेमिकल रिएक्शंस है, उन सबको हम बोल सकते हैं कि मेटाबॉलिज्म है, वो हमारे अंदर बॉडी के अंदर जो है कुछ ना कुछ चल रहा है। और नॉन लिविंग की अगर बात करेंगे तो उनके अंदर ऐसा कुछ है क्या? नहीं है, मतलब कि ये अजीवित है और ये जीवित है। अगला नेक्स्ट अगर हम देखें, ठीक है, अगली क्वालिटी के बारे में बात करें तो रिस्पॉन्स देते हैं हम। रिस्पॉन्स देना का मतलब कि जैसे मान लीजिए आपको डर लगा तो आप क्या करोगे? वहां से चले जाओगे, ये रिस्पॉन्स हो गया आपका। आपको कोई चीज़ अच्छी लगी तो उस पर आप रिस्पॉन्स करोगे। आपको भूख लगी है तब भी आप रिस्पॉन्स करोगे। आप अगर थक गए हो तब भी आपकी बॉडी रिस्पॉन्स कर देगी। हम बोलते हैं ना कि आज तो बॉडी ने जवाब दे दिया है। ठीक है, मतलब कि रिस्पॉन्स देना भी जीवों का एक गुण है। भाई टेम्परेचर अगर आपने बढ़ाया तो बैक्टीरियल ग्रोथ आपकी हो सकता है बढ़ जाए, तो वो रिस्पांस दिया उन्होंने टेम्परेचर के लिए। हमारी बॉडी में भी अगर आप मान लीजिए एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ता है तो हम भी रिस्पांस देंगे, हम ठंडी जगह पर चले जाएंगे। अगर आपको किसी चीज़ से डर लगता है तो भी आप उसका भी रिस्पांस देते हो। तो कहने का मतलब वातावरण में या आसपास होने वाली घटनाओं के प्रति, ठीक है, या जैव रासायनिक अंदर की जो क्रियाएं हैं उनके प्रति हमारा जो शरीर है, हमारी जो बॉडी है वो रिस्पॉन्ड करती है। ठीक है, वो क्रिया देती है या क्रिया के विपरीत वो अपनी प्रतिक्रिया करती है। तो वो भी जीवों का एक गुण है। ठीक है, अब नॉन लिविंग अगर कोई चीज़ है तो उसके ऊपर तो कोई असर होने वाला नहीं है। चाहे बारिश आ रही हो, बाहर अगर हमारी गाड़ी खड़ी है, बाइक खड़ी है, तो वो खड़ी रहेगी। अब वो अपने मन से कहीं भी रिस्पॉन्स नहीं होगी, कहीं भी नहीं जाएगी। बट अगर उसकी जगह हम खड़े हैं तो क्या होगा? हम तुरंत अंदर आ जाएंगे। तो ये जीवित और अजीवित का अगला सबसे बड़ा गुण होता है कि रिस्पॉन्स देता है। जो जीवित चीज़ें हैं वो रिस्पॉन्स करेंगी, मतलब कि क्या करेंगी? रिस्पॉन्स का मतलब हिंदी में क्या होता है कि वो कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया देंगी। और अजीवित चीज़ें ऐसा कर पाएंगी क्या? नहीं कर पाएंगी। ठीक, चलिए फिर नेक्स्ट है रिस्पॉन्स के बाद अगर हम बात करें तो सेल ऑर्गेनाइजेशन। सेल ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि सेलुलर लेवल पर एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है हमारी बॉडी में। हमें तो पहले ही पता है कि सेल जो है वो क्या है? क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है हमारे शरीर की या लिविंग थिंग्स की। तो सेल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि हमारी जो सेल है वो अपने आप में ही एक क्या है? एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन है। उसी के अंदर सारा कुछ हो रहा है और फिर उससे मिलकर हमारी बॉडी बनी है, टिश्यूज़ बने हैं, टिश्यूज़ से फिर ऑर्गन्स बने हैं, ऑर्गन से फिर सिस्टम बने हैं। तो सेलुलर लेवल पर अब देखिए, जो सिंगल सेल एनिमल्स हैं या बैक्टीरिया वायरस है उनमें तो एक ही सेल होती है, तो वहाँ पर तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होगा ही होगा। बट हम जैसे जो वेल डेवलप लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें भी क्या होता है? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन या पूरी सेल के लेवल पर ही हम लोग काम करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सेल ऑर्गेनाइजेशन। इसी तरह से जीवित चीज़ों की कई सारे गुण होते हैं, जिनमें से कुछ कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जो है वो हमने यहाँ पर पढ़ ली हैं। सेल ऑर्गेनाइजेशन हो, रिस्पॉन्स हो, मेटाबॉलिज्म हो, सेल्फ रेगुलेशन हो, रिप्रोडक्शन हो, ग्रोथ हो। और अजीवित वस्तुओं में ये सारी चीज़ें नहीं होगी। तो जीवित और अजीवित के बीच में ये मुख्य अंतर होते हैं जो कि हमें पढ़ना है और हम पढ़ चुके हैं। और अजीवित में ये सारी चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी और जीवित में ये सारे गुण आपको मिल जाएंगे।
तो इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो अगर आपने ये प्रिपेयर कर लिया तो फिर वो भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। फाइन, चलिए अब नेक्स्ट है हमारा मिस यूज ऑफ बायोलॉजी या जो जीव विज्ञान है आपका, उसके जो मिस यूज हो सकते हैं या दुरुपयोग जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। देखिए हमें पता है कि कोई भी चीज़ अगर नई चीज़ बनती है, ठीक है, या वो कोई आविष्कार हो या कोई दवाई हो, तो वो तो हम बनाते तो अच्छे के लिए ही हैं, ठीक है, बट टाइम के साथ धीरे धीरे उसका मिस यूज़ भी होने लगता है। जैसे कि मान लीजिए भाई मोबाइल है या टीवी है या लैपटॉप है, जो भी है हमारा, ये हमारे काम को और तेज़ी से करने के लिए या कांटेक्ट हमारा बना रहे हमारे लोगों से, उसके लिए बनाए गए हैं। बट आज के टाइम में क्या होता है, मोबाइल का भी मिसयूज़ होता है। और ऐसी कोई भी चीज़ हो जिसको विज्ञान ने बनाया है या आविष्कार किया है, उसके दोनों ही साइड होते हैं, यूज़ भी होते हैं, मिस यूज़ भी होते हैं। वैसे ही यहाँ पर भी बायोलॉजी जो है हमारी, या फिर हमारा जो जीव विज्ञान है, इसमें जो चीज़ें हैं या जो भी मेडिसिन वगैरह होती हैं या तकनीकें होती हैं, उनका भी मिस यूज़ होता है, ठीक है। मिस यूज़ का मतलब उनका गलत उपयोग होता है। जिन काम के लिए वो बनाई गई हैं उसको छोड़कर दूसरे कामों में उसका उपयोग होने लगता है, ठीक है। जैसे कि लिए मोबाइल किस लिए बनाया गया था, मोबाइल बनाया गया था कि हम आसानी से बात कर सकें, ठीक है। बट अब मोबाइल का यूज़ जो क्रिमिनल होते हैं वो भी करते हैं, ठीक है, अच्छे काम में भी हो रहा है और अच्छे से ज़्यादा अब बुरे कामों में उसका यूज़ होने लगा है। तो वैसे ही अलग अलग टाइम पर अलग अलग तकनीकें विज्ञान ने हमें दी हैं और उनका अच्छे के लिए यूज़ करना ही हमारी ड्यूटी है। बट अदरवाइज़ होता क्या है कि वही जो हमारी सोसाइटी है, हमारा समाज है, उसमें हर तरह के लोग होते हैं, तो उसका मिसयूज़ करने वाले लोग भी होते हैं, ठीक है। तो उसमें से पहला मिसयूज़ हम पढ़ने वाले जो बायोलॉजी का मिसयूज़ होता है वो होता है एमनियोसेंटेसिस, ठीक है। एमनियोसेंटेसिस क्या होता है, देखिए एमनियोसेंटेसिस का मतलब होता है कि जो एम्ब्रियो होता है, जो भ्रूण होता है, ठीक है, जब भी कोई भ्रूण का निर्माण होता है, ठीक है, आपकी जो गर्भाशय होता है उसके अंदर, तो उसकी हेल्थ के लिए उसे कोई बीमारी है या नहीं है, उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, वहाँ पर उसके अंदर का जो भी फिनोमिना होता है उसकी स्टडी करने के लिए एमनियोसेंटेसिस होता है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि जो एम्ब्रियो होता है, जैसे मान लीजिए ये आपका भ्रूण है या एम्ब्रियो है, इसके चारों तरफ एम्ब्रियल फ्लूइड होता है, मतलब कि एक द्रव होता है, ठीक है, फ्लूइड होता है। तो होता क्या है कि एक रॉड इंसर्ट की जाती है अंदर, एक आप बोल सकते हैं कि एक तरह का छोटा सा इंजेक्शन ही होता है कि वो रॉड को अंदर इंसर्ट करते हैं और यहाँ से कुछ इस फ्लूइड को, ठीक है, उनको जितना भी लेना होता है 1 ml 2 ml या जो भी है उनका मेजरमेंट, तो उस फ्लूइड को अंदर से लेते हैं और फिर माइक्रोस्कोप में लैब के नीचे अलग अलग तरह के टेस्ट करके वो उन सेल्स की स्टडी करते हैं। तो उन सेल्स में जो एम्ब्रियो फ्लड है उसके अलावा एम्ब्रियो की भी कुछ सेल्स होती हैं, ठीक है, क्योंकि अब एम्ब्रियो जो है हमारा भ्रूण जो है वो विकसित तो उसी में हो रहा है, तो भ्रूण की कोशिकाओं भी उसमें उपस्थित होती है। जो द्रव है वो तो है ही सही, बट जो भ्रूण की कोशिका है वो भी उसके अंदर होती है। तो उन्हीं कोशिकाओं का अध्ययन करके हम ये पता लगाते हैं कि भ्रूण स्वस्थ है या नहीं है, एम्ब्रियो जो है वो अच्छे से डेवलप हुआ है या नहीं हुआ है, या उसको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, कौन कौन से उसके फंक्शंस जो है वो अच्छे से नहीं हो रहे हैं। ये सारी चीज़ों की स्टडी करने के लिए, हेल्थ और वेल्थ के लिए इस टेक्निक का यूज़ किया जाता है, ठीक। बट इसका मिसयूज़ क्या होता है, इसका मिसयूज़ ये होता है कि सेक्स डिटेक्शन, मतलब कि लिंग परीक्षण में इसका यूज़ होने लगा है। भाई हमने कहा कि उस टेक्निक में एम्ब्रियो की कुछ सेल्स अंदर से निकाली जाती हैं, ठीक है। अब सेल को निकाल करके जब आपको सेल मिल गई, सेल क्या है, अपने आप में ही एक पूरा जीव है, तो सेल अगर मिल गई तो उसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो अब हमें पता है कि भाई जैसे ये हमारी सेल है, मान लो सेल के अंदर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर क्या है, डीएनए, फाइन, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, जीन्स है, क्रोमोसोम्स के अंदर जीन्स वगैरह होते हैं। तो उससे हमें पता चल जाता है कि वो जो एम्ब्रियो है या जो वो भ्रूण है वो मेल है या फीमेल है, मतलब वो लड़का है या लड़की है। तो लिंग परीक्षण करने में इस टेक्निक का मिसयूज होने लगता है। देखो हमें मालूम है कि जो मेल होता है वो मेल के पास जो है वो ये वाला क्रोमोसोम होता है, ठीक, और जो फीमेल आपका
एम्ब्रियो होता है उसके पास XX ये वाला आपका क्रोमोसोम होता है। फाइन। तो अब जब सेल आपको मिल गया तो आपको पता चल जाएगा कि उसमें ये वाला क्रोमोसोम है कि ये वाला क्रोमोसोम है। अगर ये हुआ मतलब कि जो है वो मेल है, और अगर XX वाला है तो समझ लीजिए कि फीमेल है। तो इस तरह से लिंग के परीक्षण में समय से पहले ही उसकी जांच कर ली जाती है। साथ ही में एम्ब्रियो वही होनी चाहिए थी, किस लिए कि सारे रेगुलेशन को चेक करने के लिए, बट होती किस लिए होती है, सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट में, मतलब लिंग परीक्षण करने में। ठीक। अब इसके दुष्प्रभाव क्या होते हैं? हमारे इंडिया जैसा जो कंट्री है उसमें अगर मान लीजिए पता चल जाता है कि वो फीमेल चाइल्ड है, ठीक है, तो कंजर्वेटिव जो लोग होते हैं या पुरानी सोच वाले जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, उसको अबॉर्ट कर देते हैं, उसको जिसको हम बोलते हैं ना कि अगर लड़की हुई तो उसको वहीं पर क्या कर देते हैं, वो अबॉर्शन करवा लेते हैं, उसको मार देते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि जो मेल फीमेल का रेशो है, अब हम देख रहे हैं कि ऐसे एरियाज जहाँ पर ये चीज़ ज़्यादा होती थी, जैसे हरियाणा है, तो वहाँ पर अब क्या हो रहा है कि लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या कम हो गई है। भाई 700-800 लड़कियाँ ही हैं 1000 लड़कों के ऊपर। तो इसलिए इसी टेक्निक का मिसयूज़ बहुत ज़्यादा होने की वजह से क्या हुआ था कि मेल फीमेल का जो रेशो है वो पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। तो होनी चाहिए थी अच्छे के लिए, बट हो रही है इसका मिसयूज़। तो ये हमारी जो बायोलॉजी है उसका पहला मिसयूज़ है एमनियोसेंटेसिस, मतलब कि लिंग परीक्षण इस टेक्निक के द्वारा किया जाता है। फाइन। चलो फिर नेक्स्ट है स्टेरॉइड। अब स्टेरॉइड्स जो होते हैं वो एक तरह के ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हमको स्टेमिना प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये जनरली नेचुरली हमारे लीवर में बनते हैं और अगर इनकी रिक्वायरमेंट होती है तो वो धीरे धीरे बनने लगते हैं हमारी बॉडी के अंदर। जैसे मान लीजिए आपने पहले दिन रनिंग की या कोई हैवी वर्कआउट किया तो आप थक जाओगे जल्दी से, बट धीरे धीरे आपको उसकी क्या हो जाएगी, आदत हो जाएगी, मतलब आपके अंदर स्टेमिना डेवलप होता जाएगा। तो वो स्टेमिना डेवलप कौन कर रहा है, वो स्टेरॉइड्स कर रहे हैं, और वो स्टेरॉइड्स हमारे लीवर में अपने आप बनते हैं, नेचुरल है। क्यों? क्योंकि अगर आप काम वैसा करोगे तो बॉडी उसी हिसाब से अपने आप को ढालने लगेगी। ठीक, ये तो हो गई एक चीज़। अब दूसरी चीज़ क्या होती है कि अपना परफॉर्मेंस अच्छा करने के लिए कुछ एथलीट्स या कुछ प्लेयर्स होते हैं जो आर्टिफिशियल स्टेरॉइड्स लेते हैं, मतलब बाहर से दवाइयाँ खाते हैं वो। ठीक है, जैसे जो जिम जाते हैं, जो बॉडी बिल्डिंग में जिनका करियर अपना बनाना चाहते हैं, तो वो प्रोटीन ले रहे हैं, ठीक है, और दूसरे तरह के स्टेरॉइड्स ले रहे हैं और दिन भर कसरत किए जा रहे हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है, उससे फिर साइड इफेक्ट्स होने लगते हैं। भाई मैक्सिमम जो स्टेरॉइड्स हैं वो हार्ट डिजीज़ को जो है वो हार्ट डिजीज़ के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, या फिर आगे चल कर के अलग अलग तरह की बीमारियां, अनवांटेड ग्रोथ है, या फिर उनका जो बैलेंस है वो पूरी बॉडी का, ठीक है, वो एक तरह से डिस्टर्ब हो जाता है। तो एथलीट्स होते हैं रनिंग अपनी इम्प्रूव करने के लिए, या फिर कोई बॉलर है वो अपना स्टेमिना बढ़ाने के लिए इस तरह की जो ड्रग्स हैं उनका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए सारे बॉलर्स हों, चाहे कोई भी प्लेयर हो, कोई भी एथलीट्स हो, गेम में जाने से पहले सबका टेस्ट होता है। ठीक है, जिसको हम डोप टेस्ट भी कहते हैं। उसमें अगर कोई नार्कोटिक ड्रग्स लिए वो भी पता चल जाता है, कोई स्टेरॉइड्स वगैरह लिए हैं तो वो भी पता चल जाता है। तो स्टेरॉइड्स बेसिकली हमारी बॉडी में नेचुरली फॉर्म होते हैं, बट नेचुरली जो स्टेरॉइड्स बनेंगे उनकी एक लिमिट रहेगी। भाई वो एक लेवल तक ही काम करेंगे और धीरे धीरे काम करेंगे। अगर आप चाहते हो कि आपको आज आपने दवाई ली और कल ही आपको आपका स्टेमिना बढ़ाना है, आज आपने कुछ चीज़ शुरू की और 1 महीने बाद ही आपको रिजल्ट चाहिए, तो फिर वो आर्टिफिशियल स्टेरॉइड्स आप लेते हैं, जिसकी वजह से फिर आपको साइड इफेक्ट होते हैं। नेचुरल अगर आप वो चीज़ करोगे तो उसमें साल भर लगेगा, ठीक है, और बट उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। बट अगर वही चीज़ आप आर्टिफिशियली स्टेरॉइड्स है, मेडिसिन है, अलग अलग तरह के नार्कोटिक ड्रग्स होते हैं, उनको लेकर के अगर आप, जैसे हमने देखा होगा ना कि मतलब जो पहलवान वगैरह होते हैं वो जब लड़ते हैं, WWE जो आता है हमारा टीवी पर, तो उसमें भी वो कुछ नशा करके लड़ने आ जाते हैं। ठीक है, तो उनको कुछ होश नहीं रहता है कि वो मार रहे हैं सामने वाला, उनको लग नहीं रही है, तो स्टेमिना उनका बहुत ज़्यादा उस समय बढ़ जाता है। तो वो इस तरह के आर्टिफिशियल ड्रग्स का या फिर नार्कोटिक ड्रग्स मतलब नशीली दवाइयों का उपयोग करते हैं, जिसके कारण कि उनकी बॉडी की जो क्षमता है वो कुछ समय के लिए बढ़ जाती है। जब उन दवाइयों का असर खत्म होता है तो फिर से वो, और जो पहले उनका लेवल था उससे भी और ज़्यादा नीचे आ जाते हैं, मतलब उसके बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट होते हैं। ठीक, चलो, तो ये दूसरा मिसयूज हो गया। तीसरा मिसयूज आप लें तो हम बोल सकते हैं कि हाइब्रिड क्रॉप्स, मतलब संकर फसलें।
अब ये कैसे मिसयूज़ हो गया? देखो अब क्या होता है कि जैसे पुराने ज़माने में हमारे पास जो हमारे अनाज होते थे उनकी एक ही वैरायटी होती थी, एक या दो, ठीक है। बट आज के टाइम में आप देखोगे गेहूं से लेके चना दाल वगैरह सबकी बहुत सारी वैरायटीज़ आ गई हैं। तो ये वैरायटीज़ सब क्या है? हाइब्रिड वैरायटीज़ है, मतलब अलग अलग तरह की वैरायटीज़ को मिला करके और एक नई वैरायटी बनाई जाती है, ठीक है। तो अब इससे होता क्या है? देखिए ये चीज़ें बनाई तो जाती है क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए, बट इनके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। जैसे कि आज के टाइम में हम इन्हीं चीज़ों को खाते हैं, इन्हीं चीज़ों का यूज़ करते हैं, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी का जो परफॉर्मेंस लेवल है वो और ज़्यादा कम होता जाता है। क्योंकि भाई आप देखिए, जैसे मान लीजिए कोई गाय है, वो 2 लीटर दूध देती है। अब आप देखोगे कि HF गाय जो होती है, वो जो अमेरिकन गाय है, वो 20 लीटर 30 लीटर 40 50 लीटर तक दूध देती है, ठीक है। तो अब आप सोचिए कि गाय का वेट साइज वो तो सब उतना का उतना ही है, तो उसकी बॉडी का जो मटेरियल है, जो 2 लीटर दूध या 10 लीटर दूध देने वाली गाय है और एक 50 लीटर दूध देने वाली गाय है, तो ऑब्वियसली दूध की क्वालिटी पर क्या हो जाएगा? बैड इफेक्ट पड़ेगा। भाई जो दूध उसके अंदर है वो तो उतना ही है, केवल आपने उसको क्या कर दिया है, और उसी को और पतला कर रहे जा रहे हो आप भाई, क्योंकि HF गाय का दूध बहुत पतला होता है, सबको पता है। तो इसीलिए पतला होता है, क्यों? क्योंकि क्वांटिटी तो बहुत ज़्यादा है उसके पास, पर क्वालिटी में क्या हो जाता है? फिर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। तो इसी तरह से जो भी हाइब्रिड क्रॉप्स है या एनिमल्स हैं, उनमें इस तरह की चीज़ें होती हैं। कुछ मात्रा बढ़ाने के लिए तो मात्रा तो बढ़ जाती है, पर क्वालिटी में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। आप देखिए कि आज आप फसलों का प्रोडक्शन देखोगे तो आपने मान लीजिए 1 कुंटल गेहूं आपके खेत में बोया है या उसको लगाया है, तो 1 कुंटल से आपके 15-20 कुंटल आराम से हो जाता है। बट पुरानी जो क्वालिटी है उससे इतना नहीं होगा। तो प्रोडक्शन तो बड़ा है, बट उस जो आपका फाइनल रिजल्ट है, मतलब जो गेहूं है या जो भी अनाज है या जो भी एनिमल आपने बनाया है, उसकी जो बेसिक क्वालिटीज़ हैं वो क्या हो रही है? कम हो रही है। उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है? वो कम हो रही है। वो दिखने में सुंदर बन रहा है, दिखने में बहुत अच्छा है, बट उसकी क्वालिटी वैसी नहीं है जैसी पुरानी। इसीलिए आज पूरा ज़माना फिर से क्या हो रहा है? फिर से ऑर्गेनिक की तरफ जा रहा है, ठीक है, फिर से पुरानी चीज़ों की तरफ जा रहा है, क्योंकि सबको रियलाइज़ होने लगा है कि ये जो चीज़ें हमने बनाई हैं ये उस लेवल की नहीं है जो कि भाई पुरानी चीज़ों में प्रोडक्शन भले ही कम था, बट क्वालिटी कैसी थी? क्वालिटी सुप्रीम थी। फाइन है। तो हाइब्रिड क्रॉप्स या हाइब्रिड एनिमल्स जो है, ये भी हमारी जो बायोलॉजी है उसके मिसयूज़ हैं। एक लिमिट तक तो ठीक है, बट लिमिट से बाहर जाने के बाद वो उसका मिसयूज़ कहलाने लगेंगे। तीसरी मतलब अगली नेक्स्ट चीज़ जो हमारी बायो वेपन्स, जो कि बहुत ही डेंजरस है। बायो वेपन मतलब जैविक हथियार, ठीक है। जैविक हथियार क्या होते हैं? जैविक हथियार का मतलब होता है कि केमिकल का यूज़ करके सामने वाले को मारना। जैसे पुराने टाइम पे जहर वगैरह दे के मार देते थे, राजा महाराजाओं के बहुत सारे दुश्मन होते थे। आज के टाइम में क्या हो रहा है कि आप उसको मतलब फिजिकली जाकर कोई भी पॉइजन वगैरह तो दे नहीं रहे हो। आप क्या कर रहे हो कि आपने ऐसी चीज़ें बना ली, ऐसे वायरस और ऐसे बैक्टीरियाज बना लिए हैं जो हवा से स्प्रेड हो जाते हैं, हवा से फैल जाते हैं या पानी से फैल जाते हैं। उसको पता ही नहीं चलता है कि उसमें वो बैक्टीरिया या वायरस कब आ गया है। तो ये बायो वेपन जो है आजकल हर कंट्री बना रही है, ठीक है। हर वहाँ पर उनकी लैब्स हैं जो उसमें ये सब क्रिएट भी कर रही हैं और उससे बचने के लिए उसके एंटीडोट्स भी बना रही हैं। अभी हाल ही का हमारे पास बहुत ही अच्छा एग्जांपल है कि हमारा जो कोरोना वायरस है, ठीक है, कोरोना वायरस जो है वो नेचुरल तो नहीं है, वो तो लैब में बनाया है। चाइना के ऊपर इसके बहुत सारे मतलब कि आरोप भी लग रहे हैं कि चाइना ने इसको एज अ बायो वेपन यूज़ किया है वर्ल्ड के ऊपर, ठीक है। अब वो किया या नहीं किया है वो अलग चीज़ है, बट बायो वेपन का मतलब होता है कि ऐसे जीवित हथियार बनाना, मतलब वायरस बनाना या ऐसी कोई बीमारी को, नई बीमारी को बनाना जो कि जाकर के दुश्मनों को, भाई जैसे मान लीजिए हमने बनाई तो हमने जाकर पड़ोसी देश के ऊपर उसको अप्लाई कर दिया और वहाँ पर उसका जो है इन्फेक्शन करा दिया, तो क्या होगा कि बायो वेपन से कोई बारूद वाला बम हमने गिराया नहीं, कोई गोली चलाई नहीं, पर फिर भी हमारे जो एनिमीज़ है, जो हमारे दुश्मन है, वो क्या होने लगेंगे? मरने लगेंगे। तो बीमारियों को फैलाकर अपना काम करना, ये भी एक बायो वेपन के ही कैटेगरी में आता है, ठीक है। और बायो वेपन में फिर एक और चीज़ होती है कि जो बायो वेपन है वो मान लीजिए आपने दूसरे के लिए तो बनाया है, जैसे चाइना के साथ हुआ है कि बनाया उसने मान लीजिए दुनिया के लिए है, बट उसकी कंट्री में भी वो क्या हो गया? स्प्रेड हो गया है।
तो अब बायो वेपन के दोनों ही साइड है, जिसने बनाया उसके लिए भी वो हार्मफुल है ही सही, और जिसके लिए बनाया है अगर उस तक पहुंचेगा तो उसको भी नुकसान पहुंचाएगा। तो बायो वेपन जीवित हथियार मतलब बैक्टीरिया वगैरह या वायरस होते हैं जो कि लैब में सिंथेसाइज किए जाते हैं, बनाए जाते हैं ताकि उनका एज अ वेपन यूज़ हो सके। तो ये भी बायोलॉजी का क्या है, मिसयूज़ है, क्योंकि जेनेटिक्स का यूज़ हो रहा है, बायोलॉजी की नई नई टेक्निक्स का यूज़ हो रहा है। तो जो टेक्निक्स अच्छे के लिए होनी थी, भाई मानव समाज के कल्याण के लिए होना था, अच्छी चीज़ों के लिए होना था कि हम पूरी दुनिया ग्रोथ कर सके, अच्छे से सुख शांति से रह सके, बट ऐसा नहीं हो रहा है। ये नई नई चीज़ें जो होड़ लगी हुई है कि भाई गोलियाँ तो अब सभी ने बना ली है, लगभग सारे देश, ऐसा कोई देश नहीं जिसके पास एटम बम ना हो, छोटे मोटे देश को छोड़ दिए तो ठीक है, एटम बम है, मिसाइल्स है, गोलियां हैं, टैंक्स है, सब है। तो अब लोग क्या कर रहे हैं, सारी कंट्रीज क्या कर रही है कि बायोलॉजिकल वेपन के ऊपर काम कर रही है, ऐसे वेपन जिससे उन पर इल्ज़ाम भी नहीं लगेगा और उनका काम भी हो जाएगा। तो ये भी बायोलॉजी का एक मिसयूज़ है, ठीक है। तो ये हमारी जो जीव विज्ञान है, इसके अलावा फिर नार्कोटिक्स, ड्रग्स भी आप ले सकते हो कि भाई नशीली जो दवाइयाँ होती हैं या नशीले जो भी आपके पदार्थ होते हैं, अल्कोहल है, आपका अफीम वगैरह है, तो ये एज अ मेडिसिन यूज़ होने चाहिए, ठीक है। आयुर्वेदा में भी कहा है कि जो नशीले पदार्थ हैं, जो नार्कोटिक्स हैं, इनमें मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है। जैसे सर्दी जुकाम के लिए हम अल्कोहल का यूज़ करते हैं, ठीक है, बच्चों को हमारी जो भी सर्दी जुकाम की जो भी सिरप वगैरह होती है उनमें अल्कोहल होता ही होता है, ठीक है। तो एज अ मेडिसिन अगर आप यूज़ कर रहे हो नार्कोटिक्स का, जैसे हमने पढ़ा अभी कि आयुर्वेद में भी अफीम का भी यूज़ होता है, पर वो किस लिए होता है, अफीम का यूज़ नशा करने के लिए नहीं होता है, वो पेशेंट को एज अ एनेस्थेसिया मतलब बेहोश करने की दवाई के रूप में होता है। तो दवाई के रूप में अगर आप उनका यूज़ कर रहे हो तो ठीक है, अदरवाइज अगर आपने नशे के लिए, ठीक है, अपनी खुशी के लिए, अपने आनंद के लिए उसका यूज़ किया है तो फिर वो क्या हो जाएगा, मिस यूज़, क्योंकि नशे में हम कोई भी गलत काम कर सकते हैं जिससे हमारा ही नुकसान होगा और समाज का तो होगा ही। तो ये भी आपकी जो बायोलॉजी है या विज्ञान है उसका मिसयूज़ है। तो 5-6 मिसयूज़ हो गए हमारे, ठीक है। ये सारे मिसयूज़ हैं जो कि मिसयूज़ होने नहीं चाहिए थे, बट फिर भी ह्यूमन बींग्स में हर तरह के लोग हैं जो कि उसका मिसयूज़ भी करते हैं। तो ये हमारा जो फर्स्ट हमारा बायोलॉजी का जो चैप्टर है, इसमें हमने सारी चीज़ें कवर कर ली।